कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अवरोध के बारे में। दैट मीन्स समस्या समाधान के अवरोध के बारे में। आज तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे समस्या समाधान के अवरोध के बारे में। ठीक है, तो समस्या समाधान का जो अवरोध है उसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑब्स्टेकल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्स्टेकल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट मीन्स आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, समस्या समाधान के बारे में है। और समस्या समाधान के बारे में जो हम लोग फोकस करेंगे तो वो करेंगे ऑब्स्टेकल्स पर, दैट मीन्स अवरोध पर। अब यहाँ जिक्र करेंगे कि अवरोध क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो है एक घर में हैं, क्या एक आप अपने घर में हैं, ठीक है। यहाँ से आप निकलते हैं, यहाँ एक चौराहा मिलता है आपको। इस चौराहे में आपको मिलती है बस। यहाँ से आप सफ़र किए ऑफिस की ओर, ठीक है, ऑफिस की ओर। यहाँ पे बस पे उतर गए आप और यहाँ पहुँच गए ऑफिस। ऑफिस में आपको किसी सर से मिलना है। बात समझिएगा आप लोग अपने घर पर हैं, घर से निकलेंगे, बस पर चढ़ेंगे, यहाँ उतरेंगे, ठीक है, ये भी बस अड्डा हो गया। इसके बाद ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में सर से मिलेंगे, सर से आपको करवाना है सिग्नेचर, दैट मीन्स साइन। फिर वापस आपको आना है इसी बस पे, यहाँ चले गए, सर से मिले, वापस आना है यहीं पे और यहाँ से फिर पकड़ कर आपको यहाँ आना है। अब सवाल देखिए क्या पैदा होता है कि जब आप घर से निकले तो यहाँ पर बस रहना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। ये आपका हो गया अवरोध। क्या हो गया, अवरोध। तो बस अगर बस नहीं मिला तो आपका क्या आ गया वहाँ, गोल। ये गोल कहलाता है। गोल का मतलब लक्ष्य कहलाता है। आपका लक्ष्य क्या था, सर से साइन करवाना। तो बस पर आप जो चढ़ रहे हैं तो बस आपको मिला कि नहीं मिला, तो ये अवरोध हो गया। नहीं मिला तो यहाँ से आप गए यहाँ सर अगर आपको नहीं मिला तो सर हो गया अवरोध, बाधक, ठीक है, यानी ऑब्स्टेकल। इसके बाद वापस जब आइएगा तो आपको बस मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ हो गया अवरोध। फिर यहाँ से आप वापस आए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पहुँच गए, पहुँचने के बाद घर चल जाइए पैदल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सब तो ऑब्स्टेकल था ना, बाकी सब तो अवरोध था ना, तो बस ये अवरोध हो गया। तो अवरोध दैट मीन्स ऑब्स्टेकल। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? समझ ही गए होंगे आप लोग। तो हम लोग बात करेंगे कि किस किस टाइप का अवरोध होता है, ठीक है। तो फंक्शनल फिक्स्डनेस, पहला अवरोध हो गया फंक्शनल फिक्स्डनेस। इसको कहते हैं हिंदी में, हमारे पास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कई बच्चे हैं तो उनके लिए भी देखना होगा। कार्यात्मक, जब भी बात करते हैं ना इसमें अटलता, कार्यात्मक अटलता, जब भी हम लोग बात करेंगे इसमें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अटलता को, ठीक है, फिक्स्डनेस को। क्या होता है ये कार्यात्मक अटलता? कार्यात्मक अटलता वैसे चीज़ों को
वैसी चीज़ जब हम समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं तो आप में क्या हो जाता है, जो पूर्व आपने जो अनुभव किया है, क्या किया है, अनुभव, आपने जो पूर्व अनुभव किया है उसी हिसाब से, उसी स्तर पर, उसी प्रक्रिया के तहत, उसी स्टेप यानी स्टेज को लेकर आप किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। पर आपको यह नहीं पता है कि यह समस्या आपको जो पूर्व दी गई समस्या थी उससे कुछ अलग है ये। ठीक है, अगर समस्या अगर सेम रहता, अगर प्रॉब्लम, अब मानते हैं कि एक समस्या है, एक पजल है, आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, समझिए, आपने साइकोलॉजी का मेरा क्लास जो है देखा हुआ है। ठीक है, हम अपना नाम लिखना चाह रहे थे, पूरा साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सब छोड़िए। तो आपने साइकोलॉजी का पूरा आपने क्या किया है, मेरा वीडियो देखा है आपने। ठीक है, साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर। ठीक है, चलिए, आपने मेरा चैनल का प्रमोशन भी तो होना चाहिए। आप लोग जो है देखिए, मेंटालिटी को थोड़ा चेंज कीजिए आप लोग। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरा वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये सोचकर शेयर नहीं करते हैं कि हम तो देख ही रहे हैं, मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए, मेरा पीएचडी हो जाए, मेरा बीए हो जाए, मेरा एमए हो जाए, मेरा इंटर का अच्छा एग्ज़ाम आए। ठीक है, वो ये सोचकर पकड़े हुए हैं, ये सोचकर नहीं पकड़े हुए हैं कि मेरे चलते किसी और का भी भला हो जाए, और ये सोचकर वो वीडियो शेयर नहीं करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो शेयर करते हैं तो और मैं क्या हो जाऊंगा, मोटिवेट हो जाऊंगा, और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अभी देखिए, 2 दिन 3 दिन करके गैप करके मैं वीडियो बनाता हूँ। पिछला वीडियो तो मेरा 1 दिन करके गैप करके था, इधर मैंने 2 दिन 3 दिन गैप कर दिया। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको वीडियो मिलेगा। ये भी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको शेयर करने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कार्यात्मक अटलता के बारे में। तो अगर एक व्यक्ति मेरा वीडियो देख चुका है पहले से, ठीक है, और जाता है वो एग्ज़ाम में जाता है, और एक व्यक्ति जो है मेरा वीडियो देखा नहीं है, वो जाता है एग्ज़ाम में, तो वो क्या करेगा, ये 4, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 को ऑप्शन है, तो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो ए बी सी डी, या तो बी मारेगा सी मारेगा, बी मारेगा सी मारेगा, बी मारेगा सी मारेगा, बस चला आया हाथ गोड़ जोड़ के। अच्छा, इस बार नहीं हुआ, रिजल्ट बाद देख लेते हैं, तब हम पढ़ेंगे, तो कहानी ख़त्म। तो इसीलिए आपको जो है, अगर आप मेरा वीडियो देख कर जाइएगा तो ए होगा तो ए को मारिएगा, बी होगा तो बी को मारिएगा, सी होगा तो सी को मारिएगा। सपोज दैट आपको ए और बी आता है कि इसमें ए बी नहीं है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपने मेरा 4 वीडियो देखा, तो आपको ए और बी पक्का पता है कि ए और बी नहीं होगा। अब सी और डी होने की संभावना है, तब आप एक तुक्का लगा सकते हैं, पर 4 गो में तुक्का लगाने बोलेंगे तो ए बी तो शुरू में ख़त्म हो गया, इसमें पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया आपका आंसर सही होने का, बट इसमें है। तो कार्यात्मक अटलता, जब कोई कार्य कीजिएगा और प्रीवियस नॉलेज आपके पास अगर कुछ है, उस हिसाब से अगर काम करते हैं, तो देखिए फ़ायदा क्या क्या होगा। सब टाइम का बचत होगा, क्योंकि छाड़ दिया फट से, तब पर टाइम क्या हो गया, बच गया। इसके बाद आसानी होगा आपको, क्या होगा, आसान, इजी होगा आपको, क्या होगा, इजी। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ में जब हम कोई चीज़ देख के जाते हैं, जब कोई चीज़ देख के जाते हैं और ये दोनों हमको पता चल गया, ये दोनों पता नहीं चला, ये दोनों पता नहीं चला, और इसमें हमको अगर सॉल्व करना होता है तो ये फंक्शनल फिक्सनेस क्या आता है, अटलता क्या आता है, इसी को कहते हैं क्या चीज़, फिक्शनल फिक्सनेस। साफ साफ शब्दों में, जब कोई चीज़ें
हमको समझ में नहीं आती है, जब कोई चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है और उस पे हम कार्य करते हैं जो कि पिछला अनुभव से दिया गया है उसी आधार पे, जबकि सही वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। ये दोनों को सही मान लेंगे तो ये दोनों तो काट दिए हमने कि ये दोनों को सही कर देंगे, ये दोनों को, तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। आपको इन दोनों में से एक सही करना होगा। अगर उसी आधार पे इसको चलते हैं तो गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। यानी पहले जो आपको अनुभव मिला हुआ है उस अनुभव के आधार पे आपको नहीं चलना है, ठीक है। उसी को कहते हैं कार्यात्मक अटलता। इसी से क्या होता है, समस्या के समाधान में, किसमें, समस्या के समाधान में आपको अवरोध उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 चलने से पहले इसके बारे में बताया किसने था वो भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में डंकन ने बताया था। कब बताया था, तो 1945 में। कब बताया था, 1945 में इन्होंने प्रयोग करके दिया, और प्रयोग में इन्होंने बताया, डंकन ने, कि जो फिक्शनल फिक्सनेस होती है, अटलता होती है, अगर किसी व्यक्ति को कोई अनुभव से पहले से कोई चीज़ प्राप्त है, जानकारी है, नॉलेज है, उसी आधार पे वो दूसरी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं जो कि सेम समस्या नहीं है, उसी प्रकार का समस्या नहीं है, उसी प्रकार का एग्जाम्पल दे के उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो करते हैं, तो वहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहा जाता है फिक्शनल फिक्सनेस। दैट मीन्स ये कहा था डंकन ने। और इसका सपोर्ट कौन किया था, समर्थन कौन किया था, तो एडम्सन ने किया था। कब किया था, एडम्सन ने, वो भी किया था 1952 में। इसका ये डंकन ने बताया था और एडम्सन ने क्या किया था, उसका समर्थन किया था। अप्रूवल तो नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं। अप्रूवल का मतलब क्या हो गया, हाँ आप मेरे पास कुछ लाएं और हम उसको बोल दिए कि चाहिए, अब आप थीसिस कंप्लीट हो गया, हमने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, वो अप्रूवल में आता है, समर्थन में आता है, सपोर्ट में। चलिए मिटा दिए हैं। इसके बाद आता है मेंटल सेट के बारे में। मेंटल सेट दैट मीन्स मानसिक वृत्ति। मेंटल सेट को क्या कहा जाता है, मानसिक वृत्ति। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा, तो पिछला वीडियो में मेंटल सेट के बारे में बताया था। मेंटल सेट क्या होता है, एक वृत्ति होता है। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है मेंटल सेट। मेंटल सेट का मैं जो पहले एग्जांपल दे रहा हूँ और ये अभी जो दूंगा वो अंतर है दोनों में। ये वाला अवरोध उत्पन्न कर रहा है। मेंटल सेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्या किया, एक मुझे बॉक्स दिखाया ऐसे वाला, चलिए, और यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा हुआ था, ऐसे, क्लियर हो गया। तो इसमें काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है। लेकिन एक बार मैंने आपको दिखा दिया ये वाला, और आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया माइंड में, और नेक्स्ट टाइम आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 1 2 3 इस तरह अगर मैं बना के देता हूँ 1 2 3 4, या अगर मैं क्या करूँगा 20 से खींचता हूँ तब अच्छा हो जाएगा कि वह 4 5 6 7। अब आप ना इसको पकड़ नहीं पाइएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे 8 वो लाइन है, यहाँ पे 7 वो लाइन है। तो पहले से आपका मेंटल सेट हो गया। जैसे आप क्या करते हैं, और उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। जैसे आपके घर में ना क्या होता है, एक लड़का चोर है, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है चोरी करने का, और आप उसका आपके घर में आया एक लड़का जिसको चोरी करने का आदत है हमेशा। आप क्या किए, जैसे आप घर में, मतलब वो बैठा,
आप चले गए किचन में पानी लाने के लिए, आपने उसको पानी ला कर दिया, पानी पिया, वो लड़का निकल गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मोबाइल आपका नहीं है रूम में, तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा वही लड़का चोरी किया है, मेंटल सेट है आपका वही चोरी किया है। बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब वो लड़का आया था तो आप मोबाइल लेकर चले गए थे किचन में पानी लाने के लिए, और किचन में ही आप मोबाइल भूल गए। जब पानी रख के आपने भरा और फिर ला कर दे दिया, मोबाइल वहीं पर भूल गए। पर आपका मेंटल क्या हो गया, मेंटली रूप से सेट हो गया कि नहीं वही लड़का चोरी किया होगा। तो वो आ गया मेंटल सेट में, मानसिक वृत्ति में। यहाँ मानसिक वृत्ति के बारे में हम बात करेंगे लुंची के बारे में। किसके बारे में? लुंची के बारे में, कि ये अवरोध कैसे उत्पन्न करता है। तो जो चीज़ आपको मेंटल सेट हो जाता है, मानसिक रूप से क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, और सेट होने के बाद भी वो क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। लुंची जो थे ये क्या चीज़ बताए थे, ये बताए थे वाटर जार के बारे में। लेकिन मतलब इन्होंने बताया था वाटर जार के बारे में, मेंटल सेट के बारे में इन्होंने बताया था। कौन? लुंची ने वाटर जार के बारे में, मेंटल सेट यानी मानसिक वृत्ति के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, क्या बताया वहाँ पर आपको? मेंटल, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि मानसिक वृत्ति क्या होता है। जो आपका माइंड सेट हो गया और वापस दिखाने के बाद भी अगर चेंज करके दिया गया है, फिर भी आप उसको नहीं देख पा रहे क्योंकि आपका मानसिक रूप से आप स्थित हैं, सेट हो गया माइंड में आपका, तो वो मानसिक वृत्ति कहलाता है। इस मानसिक वृत्ति के बारे में लुंची ने अपने प्रयोग में देखा था वाटर जार के बारे में। यहाँ पर जार दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको मिलेगा घड़ा, यानी पानी घड़ा समस्या समाधान कहकर आपको वहाँ पर मिलेगा एग्जाम में, यूनिट का एग्जाम में। यानी मेंटल मानसिक वृत्ति के सेट के बारे में अगर मैच करने के लिए दे दिया जाए तो लुंची दीजिएगा, और लुंची ने बताया था वाटर जार के बारे में, हिंदी में इसको पानी घड़ा बोलेंगे। इसके बारे में ज़्यादा किताब में नहीं दिया हुआ है और आप लोग खोजिएगा तो भी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि हमने सर्च किया है। एक तो आपको जार दे दिया गया यहाँ पे, एक जार दे दिया गया यहाँ पे, और एक और जार दे दिया गया यहाँ पे। तीनों जार का साइज बड़ा बड़ा है। एक दे दिया गया 8, एक दे दिया गया 7, एक दे दिया गया 4। इसमें से आपको हम बोलेंगे कि हमको जो है 9 लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर? 9 लीटर। मतलब आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा हमको नहीं पता, हमको एग्जैक्ट 9 लीटर पानी चाहिए, एग्जैक्ट। तो यह एक समस्या हो गई। इसी समस्या के आधार पे इन्होंने मानसिक रूप से सेट करने के लिए बोला। एक बार अगर सेट कर लिया, एक बार अगर सेट कर लिया, निकालने का तरीका पता चल गया कि 9 लीटर हम कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगर इसको बोलेंगे कि हमको 12 लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर? 12 लीटर पानी चाहिए। तो वही प्रक्रिया, 12 लीटर नहीं देंगे, यहाँ पे 11 देंगे, नहीं तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा फट से आप लोग, इसमें भर देंगे इसमें भर देंगे, आ गया। तो यहाँ पर 11 7 और 11 भी आ गया। चलिए एक काम करते हैं 10। हाँ, अगर 10 लीटर अगर हम पानी देते हैं, ठीक है, अगर हम क्या किए 10 लीटर बोल दिया कि नहीं हमको 10 लीटर पानी चाहिए, एग्जैक्ट राइट बिल्कुल। तो अब आप जिस तरीके से 9 लीटर निकाले थे उसी तरीके से सेम टू सेम नहीं निकलेगा, कुछ अलग प्रोसेस अपनाना होगा आपको। वो प्रोसेस अपनाने के लिए मतलब अलग प्रोसेस जो अपनाते हैं तो उस समय अवरोध उत्पन्न कर देता है मानसिक वृत्ति, क्योंकि अलग तरीक़ा से अपना रहे हैं। अब मेंटल मेरा पहले से सेट है कि हमको वही तरीक़ा से निकालेंगे, यानी 9 जैसे निकाले थे। यह बात कौन बता रहे थे? लुंची बता रहे थे वाटर जार के थ्रू, वाटर जार प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू यानी द्वारा। तो 2 गो आपका सेट हो गया। इसके बाद
ये मिटाना ही होगा, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए 2 नंबर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 3rd नंबर की ओर। थर्ड नंबर बताया गया था ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रशिक्षण, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण यानी शिक्षा ले लेना, यानी क्या लेना? शिक्षा ले लेना। इसमें क्या किया गया? 2 समूह को रखा गया। एक रखा गया प्रयोगात्मक समूह और एक रखा गया नियंत्रण, ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंटल समूह को रखा गया और कंट्रोल को रखा गया। कंट्रोल दैट मीन्स नियंत्रण, एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स प्रयोगात्मक। लिख दें क्या? एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ग्रुप, और यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक यानी ग्रुप, आयक नियंत्रण समूह, ठीक है। ट्रेनिंग दैट मीन्स प्रशिक्षण में एक को क्या किया गया? समस्या दिया गया। आपका पूरा फोकस इस पे देना है कि जो अवरोध है यानी ऑब्स्टेकल्स है उसको ढूंढना है। कौन सा अवरोध किस प्रकार से हो रहा है वो ढूंढना है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो होता है, क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। इसमें जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको एक समस्या दिया जाता है, वो भी प्रशिक्षित कर दिया जाता है। समस्या दे के प्रशिक्षण दे दिया, इसके बाद बोला कि इसको आप सॉल्व कीजिए यानी समाधान कीजिए। क्या कीजिए? समाधान कीजिए। इसमें समस्या दे दिया गया, पर इसमें बोला कि समस्या का जो है सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है, इसमें आप सॉल्व कीजिए। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप ये वाला जो था, ये वाला फट से आसानी से सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको प्रशिक्षण दिया गया था और ये समय लगाता है क्या चीज करने में? सॉल्व करने में, क्योंकि इसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, क्योंकि नियंत्रित है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें डी लियू इसका नाम है, डी लियू। इन्होंने, डी लियू ने 1974 में 1974 में डी लियू ने जो प्रशिक्षण के बारे में कहा कि प्रशिक्षण एक अवरोध है समस्या समाधान का, किसने कहा? तो डी लियू ने कहा। कब कहा? 1974 में कहा। अब बताते हैं क्या कहा। तो ये जो बता रहे हैं ये टोटल इन्होंने ही बताया, डी लियू ने। और इनका कहना था कि ये तो हो गया क्या, प्रशिक्षण दिए हम, ठीक है, ट्रेनिंग दिए, तो ये इन्होंने समस्या का समाधान कर लिया और ये जो है समस्या का समाधान किया, बट लेट, टाइम टेकिंग, समय लगा उसको। पर इनका कहना था कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तैसे तैसे ये प्रशिक्षण में ही लटक के रह गए। जितना इनको शिक्षण दिया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था, उतना ही में लटक कर रह गए। पर इन्होंने धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस बढ़ा लिया और जब बाद में जब अन्य समस्याएं इनको दी गई और उनको भी सेम समस्याएं दी गई दोनों को, तो इन्होंने फास्ट सॉल्व कर लिया और ये सॉल्व नहीं कर पाए।
इस तरह से प्रशिक्षण को भी इन्होंने बोल दिया कि समस्या समाधान का अवरोध है। कौन बोल दिया? तो डी ल्यू ने बोल दिया। कब? 1974 में। किसके बारे में? तो ट्रेनिंग के बारे में। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में चलेंगे हम लोग। 3 नंबर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो नंबर 4। नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे? नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। दैट मीन्स समस्या समाधान, समस्या समाधान के स्वरूप के बारे में देखेंगे हम लोग। किसके बारे में देखेंगे? नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट मीन्स समस्या समाधान के स्वरूप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले समस्या समाधान का स्वरूप जो होता है, एक होता है वेल डिफाइंड, DFINED, डिफाइंड। चल देख लीजिएगा आप लोग। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। NED यानी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। इन्होंने पहला बांटा ठीक है, और दूसरा यानी नंबर ख इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो बांट दिया कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और दूसरा बांट दिया इल डिफाइंड प्रॉब्लम। कौन? समस्या समाधान का जो स्वरूप है, जो नेचर है, जो स्वरूप है, उसको बांट दिया 2 भागों में और इस प्रकार इसका अध्ययन किया है। हम बता रहे हैं अभी। एक स्वरूप के बारे में यानी दैट मीन्स नेचर, ठीक है। तो वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। वेल का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। ये वेल डिफाइंड स्पष्ट है। समस्या समाधान बोल सकते हैं, यानी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी स्पष्ट समस्या समाधान। और दूसरा यहाँ पे हो गया अस्पष्ट समस्या समाधान। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो एक दिया है वेल डिफाइंड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा दिया है इल डिफाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर? यानी एक स्पष्ट समस्या समाधान, एक अस्पष्ट समस्या समाधान के बारे में बताया गया। किसने बताया? तो रीटमैन ने। यहाँ पर मैं नीचे में नाम लिख रहा हूँ, रीटमैन ने बताया। कब? 1964 में, 1964।
किसने बताया? तो रीटमैन ने बताया कि दो भागों में बांटकर, एक स्पष्ट एक अस्पष्ट। होता है क्या है, नेचर अगर प्रॉब्लम का अगर नेचर अगर समझ में आ जाता है एग्जैक्ट बढ़िया से, सही सही अच्छी तरीके से, जैसे अगर एक हम पजल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पजल यहाँ पर हमने घुसने का रास्ता दे दिया और यहाँ पे एगो एरो बना दिया हमने और यहाँ से एग्जिट का रास्ता दे दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ ऐसे करके और यहाँ आया, हमने आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये चला गया ऐसे और यहाँ पे आया एक ऐसे और ये ब्लॉक हो गया। इसके बाद ये चला गया, यहाँ दो रास्ता मिला, इसके बाद ये चला गया, ये ऐसे करके रास्ता दिया हुआ है। अब कौन सा इसमें देखिए, वो यहाँ रास्ता निकला है, वो यहाँ निकला है, वो यहाँ निकला, ये तो है, ये नहीं है, ये वो यहाँ निकला, वो यहाँ निकला, ये रास्ता देखिए यहाँ पे ब्लॉक हो गया पूरी। चाहते तो इधर से भी रास्ता निकाल देते। तो कौन सा रास्ता यहाँ पे निकलने के लिए सही है इसमें से, ये पता है क्या आपको? नहीं। लेकिन अगर हम पूरा पजल बना देते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पूरा स्पष्ट रूप से, तो आप बता देते कि सर रास्ता निकलने का ये है जगह। तो क्या होता है, जिसमें स्पष्ट होता है, जिसमें वेल डिफाइंड होता है, कौन डिफाइंड? वेल डिफाइंड होता है, उसमें आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। बट जब हमको नीचे वाला नहीं पता है, यहाँ से ये अस्पष्ट है यानी इल डिफाइंड है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, समस्या समाधान करने में देरी करते हैं, समय लगाते हैं, क्योंकि आपकी समस्या अस्पष्ट है। जब आपकी समस्या अस्पष्ट रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं समस्या का समाधान अच्छी तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नेचर का जो स्वरूप है, सॉरी प्रॉब्लम का जो स्वरूप है, जो नेचर है समस्या समाधान का, अगर स्पष्ट है तब तो ठीक है, लेकिन अस्पष्ट है तब अवरोध उत्पन्न करता है, दैट मीन्स ऑब्स्टेकल। इसका मतलब जो नेचर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो भी क्या करता है, समस्या का अवरोध उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? तो ये हो गया 4 हो गया। अब हम लोग चलेंगे नंबर 5 की ओर। हमें लगता है वीडियो का समय थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है ना, तो अब हम बहुत अच्छी तरीके से खींच देंगे, तुरंत खींच देंगे उसको। मतलब खींचने का मतलब बता देंगे फास्ट। अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 की ओर। किसमें? 5 नंबर में क्या होता है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, एक तरफ से नहीं होता है चिंतन, तो उसी में दिया गया है दुश्चिंतन। दुश्चिंता को कोई बोलता है इसको, तो दुश्चिंता देख लीजिएगा आप लोग। एंग्जाइटी क्या होता है, एंग्जाइटी यानी दुश्चिंता, ठीक है। तो ये क्या होता है दुश्चिंता, जब कोई हम लोग प्रॉब्लम दे देते हैं, क्या देते हैं, समस्या। जब हम लोग कुछ समस्या देते हैं और समस्या हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है, माइंड से बाहर है, तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा, 10 बच्चे के बीच में यानी पूरे क्लास के बीच में बोलेंगे ए लड़का खड़ा हो जाओ, और उससे एक सवाल कर दिया जाए, क्वेश्चन अराइज कर दिया जाए, तो आप क्या देखेंगे? देखेंगे क्या, वो लड़का का जो बॉडी होता है टेम्परेचर हाई हो जाता है, पसीना छूने लगता है, शर्मिंदगी महसूस होने लगता है। तो समस्या का समाधान जब जटिल हो जाता है, जब वो जवाब नहीं दे पाता है, और जब जवाब देता है तब, जब जवाब दे कैसे से ताकेगा, 3 इडियट्स में देखे होंगे, जब चतुर रामलिंगर नाम था शायद उसका, जब दे दिया जवाब तो ऐसे ऐसे करके देख रहा था और बोला, तो उसको गर्व होता अपने आप पे उस समय,
पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं दुश्चिंता के बारे में, यानी उसको चिंता हो गया कि हम जवाब नहीं दे पाए इस बात का, प्रॉब्लम ज़्यादा था, डिफ़िकल्ट था, बहुत हार्ड था। तो हल्का सा अगर प्रॉब्लम रहता है, हल्का सा अगर प्रॉब्लम रहता है तो आपको समस्या समाधान में मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, यानी समस्या समाधान को करने में आपकी सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। बट अगर समस्या अगर ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको क्या करता है, वहाँ पे दुश्चिंता बढ़ जाता है, ठीक है। यानी इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन। माइंड का जो है मानसिक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इसको ना आप लोग हिंदी में देखे होंगे मनस्कता, मनस्कता, इसी तरह मिलेगा आपको मनस्कता। तो गलत क्या बताना, बता देते हैं देख के। यहाँ पे अन्य जुड़ा हुआ है, अन्य मनस्कता, अन्य मनस्कता कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन को। तो वैसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो वैसी स्थिति को कहा जाता है मानसिक अन्य मनस्कता, ठीक है, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। ये हो गया आपका 5 नंबर। चलते हम लोग नंबर 6 में। किस में चलेंगे? नंबर 6। नंबर 6 में है उद्भवन। भवन का मतलब यहाँ घर से नहीं है, ठीक है, यानी इंक्यूबेशन, ठीक है। उद्भवन क्या होता है? उद्भवन, इंक्यूबेशन। उद्भवन मेरा पिछले वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा, जो बच्चे रेगुलर होंगे मेरे वीडियो पे वो ज़रूर देखे होंगे उद्भवन के बारे में, कि सर उद्भवन के बारे में क्या बताए थे। पर आज एक बार फिर बता रहा हूँ, जो पहले वीडियो देखे हैं जो बच्चे, उनका माइंड तो रिकॉल हो जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट तरीके से समझाने वाले हैं हम। उद्भवन वो होता है जब किसी समस्या में आप फंस जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, और उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बावजूद आप उसको दूसरा काम करने लगते हैं। उस समस्या को लीव कर दिया और छोड़ कर दूसरा काम करने लगा, पर आपका मन वहीं पे अटका हुआ उसी समस्या में, तो उसको कहा जाता है उद्भवन। उसी में एक और वर्ड जोड़ दीजिए, प्रभाव। ये इसका प्रभाव जो है ये समस्या समाधान का अवरोध में नहीं आता है, लेकिन आप काउंट कर लीजिए तो रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी प्रभाव, इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। तो जो उद्भवन है, जो इंक्यूबेशन है उद्भवन का, ये नहीं देना चाहिए हमको, लेकिन बता रहे हैं आपको। जो उद्भवन है तो क्या करते हैं हम, जब किसी समस्या में पड़ते हैं और समस्या हमसे नहीं होता, हम उसको छोड़ दिए और अन्य कार्य करने लगे, अन्य कार्य करते समय भी मन उसी समस्या में अटका हुआ है, तो उसको कहते हैं उद्भवन। और अगर उसका हम समाधान खोजने लगते हैं सोचते सोचते, तो वो हुआ उद्भवन प्रभाव। तो इसका भी असर जो है ऑब्स्टेकल में पड़ता है, दैट मीन्स ये भी ऑब्स्टेकल के अंतर्गत आता है उद्भवन भी। समस्या समाधान के अवरोध, दैट मीन्स जो है उद्भवन भी अवरोध में आता है। क्लियर? ये हुआ नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर में जो आता है आपका स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन दैट मीन्स अवधान का विस्तार। देखिए, डेटा ना आप लोग को गलत नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अगर देखने का ज़रूरत पड़ जाता है तो हम देख लेते हैं, ताकि ज़रा सा भी मिस्टेक ना हो, और आपको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करते हैं ताकि समस्या हो ही ना आपको।
तो स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, अवधान का विस्तार क्या होता है। किसी समस्या को समझने में अगर आप एक समस्या को आप हमेशा सॉल्व करते हैं, जैसे एक वकील को बोलते हैं कि ये 25 साल से एक एक्सपीरियंस है, मतलब 25 साल का एक्सपीरियंस है वकील में, वकालतनामा कर रहा है ये, तो हम उसको देंगे या 2 साल से जो कर रहा है उसको देंगे। अपना किससे लड़वाइएगा आप अपना केस, 25 साल जिसको एक्सपीरियंस है या 2 साल जिसको एक्सपीरियंस है। तो आप 100 का 100% श्योर हैं कि 25 साल वाला को देंगे, भले पैसा ज़्यादा लग जाए। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो 2 साल वाला को देगा, लेकिन प्रयास रहेगा उसका 25 साल वाला को। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल यानी अवधान का जो विस्तार है, किसी समस्या को समाधान करने का जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो अत्यधिक है। वो क्या है? अत्यधिक है। तो उस समस्या का समाधान वो अच्छी तरीके से कर लेगा। अगर किसी समस्या को अगर ये आधा ही देख पाता है, थोड़ा सा देख पाता है, और फिर थोड़ा सा इधर देख पाता, थोड़ा सा इधर देख पाता, थोड़ा सा इधर, पूरा देखिए नहीं पाता है, तो वो समाधान नहीं कर पाएगा। हाँ, बट उसको एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट समस्या को पकड़ लेगा कि यहाँ पे समस्या है, डायरेक्ट एक ही बार में। एक मिस्त्री को ले लीजिए, जाइए उसके पास, बोलिए ये समस्या है मोबाइल में, देखिए फटाक से बोल देगा ये चीज़ खराब है आपका। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान का विस्तार हो चुका है, ठीक है, यानी उसका स्पेन हो चुका है किसका? अटेंशन में, इसलिए वो समस्या को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये भी जो है ऑब्स्टेकल है, अवरोध है किसका? समस्या समाधान में। क्लियर? इसके बाद लास्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। कौन स्टॉर्मिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट मीन्स विक्षिप्तीकरण। विक्षिप्तीकरण क्या होता है? विक्षिप्तीकरण दैट मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में जो है बताया था थॉमसन ने। किसने बताया था? थॉमसन ने। कब बताया था? 1975 में। 1975 में थॉमसन ने ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट मीन्स विक्षिप्तीकरण के बारे में बताया था। किसके बारे में? विक्षिप्तीकरण। अब हम आपको बताते हैं कि विक्षिप्तीकरण होता क्या है। थॉमसन ने क्या कहा था 1975 में? उन्होंने क्या किया, एक अपने अध्ययन में एक प्रयोज को लिया, एक सब्जेक्ट को लिया, एक व्यक्ति को लिया, इसमें से कोई भी एक समझ लीजिए आप। लेकिन लेने के बाद उसको एक समस्या दिया गया और बोला गया कि इस समस्या के संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए। समाधान के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, कि इस समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में उसे बताने के लिए कहा। ठीक है। जब उन्होंने कई तरह के करीब 6 से 7 मान के चलिए, तो 6 से 7 समस्या मतलब समाधान उन्होंने बताया। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो 6 से 7 समस्या के समाधान के बारे में बताया। उनमें से एक का उन्होंने चयन कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? एक का चयन कर लिया और इस के द्वारा जो है समस्या का समाधान किया उन्होंने। तो विक्षिप्तीकरण अगर बढ़िया होता है, उसमें क्या होता है कि अगला व्यक्ति जो है समस्या का समाधान बताता है, संभावित प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, बताया, और उनमें से हमने एक का चयन कर लिया जो सही हो, ठीक है, जिसमें सही आंकड़ा निकल के आता हो, जो एल्गोरिथम मेथड के तहत भी आता हो। उसके तहत क्या किया गया, इसको सॉल्व कर लिया गया एक को निकाल के। इसमें क्या देखा गया कि 40%, कितना परसेंट? 40% जो समस्या का समाधान था जो वो निकाला उसमें से सही था। इससे क्या हो गया, अगर कोई हमको 5-6 को समस्या बताता है तो बताते बताते उसमें 2 चीज़ मिलता है, उसका एक्टिविटी या जो उसने समस्या का समाधान बताया उसमें जोड़कर मैनिपुलेट करके हम क्या करते हैं, उसको और अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जैसे कोई हमको समाधान बताया, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हम क्या किए, उसमें कुछ अपना पॉइंट जोड़कर और हम समस्या का समाधान कर लिया।
तो वो आ जाता है किस में, वो आ जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, ठीक है, जिसमें लोगों को बोला जाता है कि ये समस्या है, आप बताइए। वो बहुत सारे समस्याओं में से विभिन्न अलग अलग समाधान बताते हैं और उसमें से एक का हम चयन कर लेते हैं। चलिए साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।